नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों से छात्र छात्राओं को जोड़ने की पहल। युवा दिवस पर 8 कंटेनर होंगे रवाना। क्यूआर कोड स्कैन कर सीट बुक कर पाएंगे स्टूडेंट। उधम सिंह नगर में पुलिस के रडार पर आए 6 खालिस्तानी समर्थक। पन्नू की धमकी के बाद शुरू हुई जांच। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। शीतकालीन यात्रा का निमंत्रण भी दिया। हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी को कार्यक्रम के दौरान आया हार्ट अटैक, आईसीयू में भर्ती। आज से दून से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली रोडवेज बसों की ऑनलाइन शुरू हुई बुकिंग। देहरादून में मौसम ने बदली करवट। सर्द हवा ने कपाया। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बरेली दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें करीब 11:35 पर बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 29वें उत्तरायणी मेला का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद दोपहर करीब 1 बजे उत्तराखंड के लिए वापस रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहर कोतवाली क्षेत्र में आयोजित होता है मेला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29वें उत्तरायणी मेला का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद करीब 1 बजे उत्तराखंड के लिए वापस रवाना होंगे। शहर कोतवाली क्षेत्र में आयोजित होता है ये मेला और इस मेले का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बरेली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करीब 11:35 पर बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां 29वें उत्तरायणी मेला का उद्घाटन करते नजर आएंगे। शहर कोतवाली क्षेत्र में ये मेला आयोजित होता है और इस मेले का उद्घाटन करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा, आम आदमी पार्टी, भाजपा और सभी सियासी दलों के प्रत्याशी, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में खूब जमकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में भगवानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने भगवानपुर के मक्खनपुर क्षेत्र में घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। उनके साथ उनके दर्जनों समर्थक भी वोट अपील करते दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विकास ही उनका चुनावी मुद्दा है। रोजगार, सड़क और शिक्षा के लिए वो बड़े स्तर पर काम करेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए रचित अग्रवाल ने कहा कि भाजपा उसूलों वाली पार्टी है, कोई मनमुटाव किसी के बीच नहीं है। भाजपा के वोटर्स कमल का फूल जानते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम, हिंदू और सर्व समाज का वोट आज उनके साथ है। वो निश्चित ही चुनाव जीत रहे हैं। और युवा चेहरे पे सबसे ज़्यादा युवाओं को यकीन है, बड़े बुजुर्गों को यह है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। और जो पार्टी नेतृत्व ने जो एक विश्वास जताया है, उस विश्वास को मुझे लग रहा है कि मैं खरा करने का पूरा कोशिश करूंगा आगे भविष्य में। लेकिन अभी मेनली है कि अपना यहाँ बोर्ड बनाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीतने जा रहे हैं। आप सीधा जनता पार्टी का मुझे भगवानपुर चुनाव किसी से नहीं लग रहा है, क्योंकि हर जाति का, हर धर्म का इस टाइम वोट मिल रहा है।
और अब खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां कोटद्वार नगर निगम चुनाव के प्रचार में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रंजना रावत अकेले ही जुटी हुई हैं, जबकि चुनाव प्रचार को 1 सप्ताह बीत चुका है। आश्चर्य की बात है कि अभी तक कांग्रेस को किसी भी वरिष्ठ नेता का समर्थन नहीं मिल पाया। खासतौर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी इस चुनाव प्रचार से खुद को अलग रखा है, जिसका असर कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये स्थिति पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच सवाल उठाने का कारण बन रही है। माननीय पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत जल्दी चुनाव प्रचार में आने वाले। आपने कल ही देखोगे कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का भी नाम है। तो इस बहुत जल्दी हमारे सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतरने वाले हैं और उनमें माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी बहुत जल्दी प्रचार में आने वाले हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर जिले की गरुड़ नगर पंचायत में पहली बार हो रहे अध्यक्ष पद के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने भावना वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की प्रत्याशी भावना वर्मा ने कहा कि गरुड़ नगरी क्षेत्र पीने के पानी की समस्या और बंदरों के आतंक से जूझ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पक्के रास्तों का अभाव और कूड़ा निस्तारण की सही व्यवस्था न होने के कारण गरुड़ से लेकर बैजनाथ तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भावना वर्मा ने वादा किया कि यदि वे चुनाव जीतती हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। पानी की समस्या है, दो नदियों के बीच में रहने के बाद भी यहाँ पानी की बहुत ही समस्या है और लोग खेतों में इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको पानी की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और बंदरों से बहुत ज़्यादा परेशान है और कच्चे से रास्ते को बहुत परेशानी है। बच्चों के लिए फील्ड और मतलब कूड़े की समस्या ये जगह जगह सब मतलब पूरी गरुड़ से लेकर हमारे बैजनाथ धाम पे पूरा ही मतलब गंदगी पूरा फैली हुई है। इसका कोई समाधान नहीं है और मार्केट में जो समस्याएं हैं वो ज़मीन को लेकर जो हम बहुत ही उल्लंघन है, जहाँ भी जा रहे हैं तो यही बोल रहे हैं लोग कि हमें मतलब इसका समाधान दीजिए, ये करना वो करना, यही सब मतलब सबकी शिकायतें रही है। तो जो भी है मैं सबके मतलब सबकी सुनूंगी, जो भी है करने का प्रयास करूंगी, सबकी समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी से बागेश्वर में शुरू होने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के संचालन के लिए नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिलाधिकारी बागेश्वर के निर्देशों के आधार पर मेला तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर के इस धार्मिक मेले को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेले में सरकारी विभागों के स्टॉल राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के आधार पर लगाए जाएंगे। मेले की हमने पूर्ण रूप से तैयारियां जोर शोर से कर दी हैं। डीएम सर के आदेशानुसार वॉल पेंटिंग्स का कार्य किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग्स में डीएम सर के निर्देशों के अनुसार नेशनल गेम्स जो हमारे उत्तराखंड में होने हैं ना, उसके लिए हमने वॉल पेंटिंग्स को ख़ास तौर से नेशनल गेम्स में, नशा मुक्ति अभियान में, इन चीज़ों के लिए वॉल पेंटिंग्स की है। अस्थायी रूप से हमने जो पुल्स बनते हैं मेले के लिए वो भी हमने बनवा दिए हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरह की गंदगी को मेले में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट नगर पंचायत चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में टक्कर दिख रही है। कपकोट में भाजपा नगर पंचायत में विपक्ष की भूमिका से सत्ता की भूमिका में आने के लिए वोट मांग रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कपकोट से भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता के मिशन और कपकोट विधायक सुरेश गड़िया के विकास कार्यों के आधार पर कपकोट नगर पंचायत का चुनाव भाजपा लड़ रही है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को भाजपा प्रत्याशी ने निराशाजनक बताया। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न हो पाना कपकोट नगर पंचायत की प्रमुख समस्याओं में से एक है।
हम लोगों का मोदी जी का मुख्य मिशन है जो स्वच्छता पर, उस पर हम सभी वार्डों में जा रहे हैं। विशेष रूप से हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं और माननीय विधायक जी ने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। हम लोग उसी को हम कह रहे हैं कि विधायक जी के नेतृत्व में हमारा कपकोट नगर पंचायत एक बहुत ही विकसित नगर पंचायत के रूप में रहेगा। हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष कैसी हो? हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष कैसी हो? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के चलते अब प्रदेश सरकार को आगामी 2027 की तैयारी में चुनाव को और बेहतर तरीके से करने पर संगठन द्वारा जोर दिया जा रहा है, जिसमें खास तौर से निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अब सरकार को प्रदेश में अपने वोटरों को इकट्ठा करना, साथ ही प्रवासियों को प्रदेश में विस्थापित करना एक बड़ा उद्देश्य बन गया है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 जनवरी को एक दिवसीय उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 17 देश में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए अपना पंजीकरण भी करवा लिया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। आपको बता दें कि साल 2023 में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल को लेकर विदेश गए थे, जहां पर प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड के रीति रिवाज से स्वागत भी किया। इस दौरान तमाम सफल लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और जिसमें जल्द ही उत्तराखंड में वापसी व सभी सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुख सुविधाओं सहित कई पहलुओं को लेकर बातचीत हुई। हाल ही में बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जिलाधिकारियों को प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ सहयोग करने के दिशा निर्देश भी दिए। सरकार का मानना है कि देश विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी राज्य में गांव गोद लेने में भी उत्साह दिखा रहे हैं, जिसमें अब तक कई गांव को प्रवासियों ने गोद भी लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का कार्यकाल संभालते ही प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था। देश विदेश में रहने वाले प्रवासियों को 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, जिसका उस समय राज्य सरकार को अच्छा अनुभव भी मिला। यही वजह है कि अब सभी के अनुभवों के साथ सरकार प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंडी प्रवासियों के आने का अनुमान धामी सरकार को। देखिए, इससे पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं। उन सबको बुलाया था, उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सबके साथ हाथ बढ़ाया है।
और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष से, इसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की। उत्तराखंड में हो रहे लगातार पलायन को लेकर सभी विपक्षी दल लगातार सरकार पर पहले से ही निशाना साधे हुए हैं और अब वहीं चुनाव के चलते सरकार का खास तौर से प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेकर आयोजित सम्मेलन पर विपक्षियों का यही मानना है कि सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। लगातार सरकार प्रवासियों को प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। अगर सरकार कुछ करना भी चाहती है तो पहले प्रदेश में बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी सुविधाओं को जनता के लिए सही करे, जिनको लेकर अभी तक सरकार ने कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि तमाम उत्तराखंड प्रवासी अपने ही प्रदेश में आने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश में आना भी चाह रहे हैं उनको सरकार प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। इसके बाद सरकार कोई भी सम्मेलन कर ले कोई फायदा नहीं। और वापस यहाँ अपनी देवभूमि में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड को और विकसित उत्तराखंड होता देख रहे हैं, लोगों से जुड़ाव और मिलन हो रहा है, लोग एक दूसरे को कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ये बहुत ही सराहनीय पहल करी गई है और इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर हमारे उत्तराखंड के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर प्रवासी उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देते हैं और सरकार योगदान लेने में सफल रहती है तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि होगी। लेकिन सरकार ने पहले भी रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए हैं। सरकार की बातों पे भरोसा करके प्रवासी उत्तराखंड लौट करके भी आए, उन्होंने निवेश के प्रस्ताव भी सरकार को दिए, लेकिन साल भर तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद, जूते चप्पल घिसने के बाद निराश होकर के सभी लोग वापस लौटने के लिए मजबूर हुए हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे प्रवासियों के लिए निवेश का माहौल बने, सरकारी जो कार्य प्रणाली है उसका सरलीकरण हो, तभी तो इसका लाभ मिलेगा। और केवल अगर बयानबाजी होंगी, बातें होंगी और चुनावी केंद्रित सम्मेलन होंगे तो उसका तो कोई लाभ राज्य को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, प्रवासी सम्मेलन भी कर लेंगे, ये लोग बुला भी देंगे। कई बार पहले भी लोगों ने प्रयास कराया कि प्रवासी सम्मेलन, जब आप पहाड़ों में भाई साहब आप बच्चों को, बुजुर्गों बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। 21वीं सदी की शिक्षा जो आज अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। एक एक्सरे कराने के लिए, कुछ टेस्ट कराने के लिए मुझे देहरादून तक भागना पड़ता है, हल्द्वानी तक भागना पड़ता है, बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। आप वहाँ पे रोज़गार नहीं देंगे, आप वहाँ पे जो है पर्यटन को उनके रोज़गार परक नहीं बनाएंगे, तो कैसे पलायन कैसे वापस हो जाएगा। ये खाली एक आडंबर है, दिखाने का है इनका आडंबर, दिखाने के देखो जी हम ये प्रयास कर रहे हैं। और गाँव प्रतिदिन बंजर होते जा रहे हैं, स्कूलें खाली हो रही हैं, गाँव बंजर हो रहे हैं। एक न एक दिन तो समझ ही जाएंगे। जो काफ़ी लोग आज लोग हमारे यहाँ भी बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, जैसे इन्होंने जो है अग्निवीर कर दिया वो फौज में, तो फौजी लोग बोल रहे यार हमारी रोजी रोटी का साधन तो पूरे उत्तराखंड का ये था, ये भी इन्होंने हम लोगों से छीन दिया। तो लोग समझ रहे हैं और बड़ी संख्या में यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं लोग। राज्य गठित होने के बाद लगातार प्रदेश में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने हर प्रयास किए, लेकिन अब तक देखा जाए तो इस राज्य की अपनी ही कई पीड़ा है। राज्य में युवा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन और साथ ही सत्ता परिवर्तन इस प्रदेश की गति में रुकावट बनता नजर आए हैं, जिनका खामियाजा सिर्फ यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ा। अगर धामी सरकार की उत्तराखंड प्रवासियों को प्रदेश में वापस विस्थापित करने, उद्योगों को लगाने में कामयाब होती है तो आने वाले समय में प्रदेश को लगी बीमारी, पलायन हो या बेरोजगारी जैसी गंभीर मामलों से निजात मिल सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।